साल का। तो मैंने कैलकुलेशंस करी कि अगर मेरे पास में इतना अमाउंट है, अगर उसको मैं अपने बिजनेस में लगाता हूं तो वहां पे इन द बेस्ट केस सिनेरियो रिटर्न आएगी 10%। तो क्या कहीं कोई और बिजनेस है जहां पर मैं पैसा लगाता हूं तो रिटर्न आएगी 25 से 30%? तो उस बिजनेस में पैसा लगाना बेटर है या अपने बिजनेस में पैसा लगाना बेटर है? डज इट मेकिंग सम सेंस टू यू गाइस? अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूं जो हो सकता है आप लोगों की जो सोच है उससे बहुत अलग है, लेकिन अगर समझोगे डीपली मेरी बात को तो समझ पाओगे मैं किस एंगल से क्या बोल रहा हूं। हम जब भी स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो हम सबके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं? जुआ है, सट्टा बाजार है, रिस्की है, जो पूरी तरह से झूठ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इसी तरीके से देखते हैं। किसी ने कहा ये शेयर ऊपर जाने वाला है, खरीद लिया, और ये तो नीचे चला गया, अब क्या करें? नहीं, अब जब वापस से उस भाव पे आएगा तब बेचेंगे। अब वो आधा रह गया, अब क्या करें? नहीं, अभी भी उसको तभी बेचेंगे जब वो वहां पे आएगा। अब वो 10 गुना कम हो गया, अब क्या करें? बैठे हैं और रो रहे हैं और अपने आसपास में लोगों को कह रहे हैं बिल्कुल बेकार है, और अपने बच्चों को भी यही कह रहे हैं बिल्कुल दूर रहना इससे, कुछ नहीं पड़ा इस सब में। ऐसा ही है? जबकि स्टॉक मार्केट ये नहीं है। यानी कि शॉर्ट टर्म में दुनिया की कोई ताकत प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है कि जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है अगर आप बिजनेस को समझते हो तो मैंने क्या किया, जब मुझे क्लियरली नजर आ गया कि मेरे बिजनेस का एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है तो मैंने डाइवर्सिफाई किया। अब अगर आपकी लैंग्वेज में बात करी जाए तो मैंने एक स्टॉक परचेज किया, बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो मैंने एक बिजनेस को परचेज कर लिया। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? कितने देख पा रहे हैं मैंने क्या बोल दिया है? बाकियों को नहीं समझ आ रहा, मैं समझाता हूं। आप स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हो? मैंने शेयर खरीद लिया, शेयर बेच दिया, शेयर का भाव ऊपर चला गया, शेयर का भाव नीचे चला गया। मैं ऐसे नहीं देखता। जो भी लोग एक्चुअल में समझते हैं स्टॉक मार्केट को वो ऐसे नहीं देखते, बल्कि स्टॉक मार्केट भी गलत वर्ड है। बिजनेस को जो समझते हैं वो ऐसे नहीं देखते। वो कैसे देखते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है बेस्ड अपॉन सेंटिमेंट्स इन द शॉर्ट टर्म, कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, मार्केट में ग्रीड है या फियर है, जिसको बोलते हैं बुल रन है या बियर मार्केट है, उसके बेस पे स्टॉक के प्राइसेस डिसाइड होते हैं। एक बिजनेस की वैल्यू होती है 100 रुपए, उसका प्राइस होता है 20 रुपए, और एक बिजनेस की वैल्यू होती है 100 रुपए, उसका प्राइस होता है 1000 रुपए। मार्केट में ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। तो अगर यह बात आपको समझ आ रही है तो प्राइस को देखोगे सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उस बिजनेस की एक्चुअल में वैल्यू है उससे मुझे सस्ता मिल रहा है या उससे महंगा मिल रहा है। बट रोज बैठ करके ये नहीं देखोगे आज ऊपर चला गया तो मैं खुश हो रहा हूं, नीचे चला गया तो दुखी हो रहा हूं। जैसे अगर आप अपना कोई बिजनेस भी करते हो तो उसको क्या सोच करके करते हो कि आज मैंने बिजनेस शुरू किया, अरे ये बिजनेस तो बढ़िया है, अरे ये बिजनेस तो बुरा है, ऐसे करते हो? या बिजनेस में एक विजन होती है कि 1 साल बाद क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होने वाला है, 5 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो ये देखना आपको आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? एक बुक है बेंजामिन ग्राम की, विच इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको बेसिक्स समझ आएंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, वो पढ़ो। अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी, क्योंकि आपको बिजनेस समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है कि बिजनेस क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक जरिया है या तो एक नया बिजनेस करने का, या जो अपना बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा एक और बिजनेस में डाइवर्सिफाई करने का, जो मैंने किया। यानी आज से 6 महीने पहले मैंने क्या किया, पूरे स्टॉक मार्केट को देखा, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट। फिर उसमें से फाइनली ढूंढ करके, मेरे 100 पैरामीटर्स हैं, उसमें मैंने देखा कितनों पे टिक हो रहा है। किसी बिजनेस में 50 पे टिक हो रहा है, 50 पे नहीं हो रहा है, किसी में सिर्फ 10 पे टिक हो रहा है। फाइनली एक ऐसा बिजनेस मिला जिसमें 100 में से 99 पे टिक हो गया है। इससे बेटर अभी तक मुझे और कुछ नहीं मिला है। तो उस बिजनेस में मैंने एक काफी अच्छा स्टेक ले लिया आज से 6 महीने पहले। आज की डेट में मेरे 2 बिजनेस हैं। एक मैं मालिक हूं इमेजेस बाजार का, और एक मैं मालिक हूं एक बैंक का। अब जब मैंने ये बोला, आपने तालियां बजाई, इसका मतलब क्या है? आपको ये लग रहा है कि मैंने पूरा का पूरा बैंक खरीद लिया। अरे नहीं भैया, आई एम वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दैट बैंक। ओनर कौन होता है?
और एम्प्लॉय कौन होता है? जो उस बैंक का मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉइज है, जो उस बैंक का सीईओ है वो एम्प्लॉय है उस बैंक का, उसको सैलरी मिलती है। बट मालिक कौन है? शेयर होल्डर इज द ओनर। तो आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। अब वो बैंक, मेरी कैलकुलेशन कहती है ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड, it will give me a return of around 30% CAGR in the next 10 years. क्यों? क्योंकि मुझे उस बैंक के बिजनेस मॉडल के बारे में पता है, उसकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स होती है वो मैंने पढ़ी है, उसकी अर्निंग्स कॉल सुनी है, उस बैंक में मैंने अकाउंट भी खुलवाया है ताकि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता लगे। मतलब इतना डिटेल में, इतना डीप में गया हूं मैं उस बैंक के कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सर एक काम करो ना सर, बैंक का नाम ही बता दो। बिल्कुल नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बताता हूं तो दो वजह है ना बताने की। एक, लीगली ये बताना ठीक नहीं है फ्रॉम द रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं ऐसे अगर आता हूं और आकर के आपको बताता हूं तो वो एक तरह से सलाह हो गई। तो आई कैन नॉट गिव यू एनी एडवाइस। तो मैं आपको नहीं बता रहा कि उसका नाम क्या है, खुद फिगर आउट करो। अगर मैंने आपको नाम बता भी दिया बैंक का, आपने खरीद भी लिया, तब भी आप डरे रहोगे। जैसे उस बैंक के शेयर का प्राइस है वो मानो एक साल बाद आधा रह गया। तो वैसे तो आपके पास में मेरा फोन नंबर नहीं है, लेकिन अगर होगा तो फोन करोगे, सर ये क्या हो गया, सर मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट तो समझ आया नहीं है आपको, ना बिजनेस समझ आया है। नेवर ब्लाइंड ट्रस्ट एनीवन। ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब यही है कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, बस किसी के पीछे पीछे चल रहे हो। वहां पर हमेशा डर रहता है। आंखें हैं आपके पास में तो देखो, कान है सुनो, दिमाग है समझो कि जो मैंने कहा वो क्या है, और जरूरी नहीं है वही करना है जो मैंने किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या किया और किस प्राइस पॉइंट पे किया। जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने इन्वेस्ट किया आज ऑलरेडी उससे 50% ऊपर है वो। तो क्या ये प्राइस पॉइंट ठीक है या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए? हो सकता है हो सकता है ना हो, मैं क्यों बताऊं, खुद फिगर आउट करो। तो ये जो आपको क्रच चाहिए होता है ना आगे चलने के लिए, आई एम नॉट गिविंग यू अ क्रच, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू थिंक। मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस इंडस्ट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, उसके प्रमोटर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में आपको समझ आना चाहिए कि बिजनेस क्या है, क्या हो रहा है, कैसे होने वाला है, अभी वो बिजनेस किस फेज में है। आपको पता होना चाहिए नेचुरल ट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि वो बिजनेस अपने आप बढ़ रहा है। यानी एक बैंक के स्टैंड पॉइंट से अगर समझा जाए तो उस बैंक के डिपॉजिट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सिग्नल है कि पब्लिक को ट्रस्ट है उस बैंक के ऊपर। इसलिए जो मैंने अपना सेकंड बिजनेस किया, ये भी कहना गलत होगा, किया, जिस सेकंड बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया वो बैंक में किया, क्योंकि इंडिया में जो आरबीआई है वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी जो रेगुलेशंस है वो बहुत ही कमाल की है। और आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। आपने जॉब करी, आपने 20 लाख रुपए कमाया, आपने क्या किया, उस 20 लाख की एफडी करा दी। आपने कहा ये सब जो आपकी बातें हैं ना मेरे को नहीं समझ आती, मैं तो एफडी करा रहा हूं। 20 लाख आपका एफडी में पड़ा है, मान लो वो बैंक डूब गया, बंद हो गया, तो उस 20 लाख का क्या होगा जो आपने एफडी कराई है? ये बात पता है? कितनों को नहीं पता है? हाथ ऊपर करो। मतलब आपका 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है, बाकी 15 लाख गया। तो जिसको आप और आपके पेरेंट्स बहुत सेफ समझते हो वो भी सेफ नहीं है, बल्कि मैं ज्यादा सेफ हूं, क्योंकि आप तो एफडी करा के भूले पड़े हो। तो आपको तो तब पता लगेगा जब न्यूज में आ जाएगा। मैं तो मालिक हूं ना उस बैंक का, तो मैं उसको मॉनिटर करता रहता हूं, उसकी अर्निंग्स कॉल सुनता रहता हूं, उसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं उसको स्टडी करता रहता हूं। तो कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले मुझे पता लगेगा, उसके 6 महीने, 1 साल या 2 साल बाद आपको पता लगेगा। तो जैसे ही मुझे पता लगेगा उस दिन मुझे एक बटन दबाना है और वो सारा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उस बैंक अकाउंट में नहीं जो बैंक डूबने वाला है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में। तो ये ज्यादा सेफ है, ये ज्यादा सिक्योर है। नॉलेज के बेस पे एक्ट करना, स्पेशली इफ दैट नॉलेज इज बैक्ड बाय फैक्ट्स, डेटा एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज मच मोर सेफ एंड सिक्योर देन ब्लाइंडली चलना। तो अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो शॉर्ट टर्म में अब वो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे अपने घर में फर्क नहीं पड़ता।
क्या आपने घर का प्राइस रोज चेक करते हो सुबह उठ करके? सुबह जा करके मतलब ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस से आने के बाद में क्या अपने घर के पास में जो डीलर है उसके पास में जाकर के बैठ जाते हो उसके ऑफिस में, भाई आज मेरे घर का क्या दाम है? भाई आज तो 50 लाख रुपए है। अरे कल तो यार 51 लाख रुपए था, आज 50 लाख हो गया। आज क्या भाव है भैया? आज 52 लाख है। अरे मजा आ गया। अरे भाई बेचना हो तो खुश हो या परेशान हो? यानी अगर मैं अपने एग्जांपल दूं तो ये जो बैंक एक ऐसा भी फेज था आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले, जब वो बहुत नीचे चला गया, बहुत मतलब 10-15% टूट गया, तो मैं दुखी नहीं हुआ। आज वो स्टॉक बहुत ऊपर है, तो अगर मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी सुन करके, लेकिन उसकी वजह से मैं खुश नहीं हो रहा हूं। अब एक काम करते हैं, अब मेरे को छोड़ते हैं, आपकी बात करते हैं। यानी 30 साल की उम्र में आपके पास में 20 लाख रुपए है, उसमें से 10 लाख रुपए आपने अपने पास में रखा, जिससे कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए एकदम से तो आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए इमीडिएटली। बचा 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए को आपने इन्वेस्ट करा। अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो ये टाइम अच्छा है बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग सिस्टम को तो ग्रो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर आपका विश्वास है तो बैंकिंग सेक्टर तो ग्रो करेगा ही, बिना उसके जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर सकती। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो फॉर इंडिया टू ग्रो इन द नेक्स्ट 10 years 20 years बैंकिंग सिस्टम हैज टू ग्रो। तो ऐसे में अगर कोई न्यू एज बैंक को आप आइडेंटिफाई कर पाओ जो कि बिल्कुल परफेक्टली पोजीशन्ड है इसको आने वाले 5-10 साल में एनकैश करने के लिए, और आज या तो रीजनेबली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, जहां पर आपको पता है कि पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है। अगर 30% से आपका पैसा ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, तो ये 10 लाख कितना हो जाएगा? नियर अबाउट 14 टाइम्स। प्लस जो आप काम कर रहे हो वहां से आपने 10 साल में कितना कमाया लाख रुपए महीने के हिसाब से? 1 करोड़ 20 लाख। और यहां से कितना कमाया? 1 करोड़ 40 लाख। उसमें से 10 लाख हटा दो जो आपने इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ 30 लाख। इसके लिए आपने क्या किया? लेकिन किसी ने तो कुछ किया होगा तभी तो पैसा आया। किसने किया? उस कंपनी के मैनेजमेंट ने किया। अब बैंक बैंक मत बोलो बार बार, कहीं आप सारे जाकर के बैंक में पैसा लगा दो और पैसा डूब जाए और मेरे पास में आओ, सर ये क्या कर दिया आपने सर। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने किया, उन्होंने जो काम किया उसके लिए उनको क्या मिला? सैलरी। बट आपको क्या मिला? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा सैलरी से ज्यादा होता है अगर बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं? आप में से कितने जिन्होंने बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी का नाम सुना है? अभी उसका मार्केट प्राइस क्या है? एनी आइडिया? जो स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हो। 7,000 नियर अबाउट 7,000। आज से 10 साल पहले कितना था? यानी अभी ये 2023 चल रहा है, तो 2013 में कितने का था वो? नियर अबाउट 100 रुपए। तो 10 साल में कितना हो गया? 70 टाइम्स। 20 साल पहले कितने का था? 7 रुपए का। तो 20 साल में कितना गुना हो गया? 1000 गुना। अब ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी है, मैं इस सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब स्टॉक मार्केट में घुसते हैं तो इन एक्सपेक्टेशंस के साथ घुसते हैं कि हमको अगला बजाज फाइनेंस ढूंढना है जो आज 7 रुपए का हो और वो आने वाले 20 साल बाद 7,000 का हो जाए। इस चक्कर में उनका वो जो 7 रुपए है वो भी 70 पैसे रह जाता है 20 साल बाद। तो मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, यानी मैं पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ हद तक वो बात कर रहा हूं जिस फेज में बजाज फाइनेंस आज से 10 साल पहले था, 20 साल पहले नहीं, क्योंकि वहां पर ये बता पाना कि 20 साल बाद ऐसा कुछ होने वाला है, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट 10 साल पहले अगर किसी में एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी एनबीएफसी सेक्टर की, तो वो प्रेडिक्ट कर सकता था कि 10 साल बाद कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूं उस वक्त वहां पर एंटर करो जब रिस्क कम हो और रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। मैंने क्या कहा? आपका पैसा 10 साल में कितना गुना हो जाएगा अगर 30% की रिटर्न आई तो? 14 टाइम्स। और बजाज फाइनेंस कितना हुआ पिछले 10 साल में? 70 गुना। तो मैं 70 गुने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये 50% कैगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 25-30% की बात कर रहा हूं। और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया, बिकॉज
आई हैव फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कि वो कैसे काम करती है। प्लस मैंने जो दाव लगाया है वो आप लोगों की बेवकूफ़ी के ऊपर लगाया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि मेरी ये वीडियो अपलोड करने के बाद भी आप वही करोगे जो आप करते आए हो। यानी जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो मिनिमम अमाउंट ड्यू देखोगे और वो ही भरोगे, या फिर देखोगे अच्छा 300 रुपये तो है, 10,000 पे कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि मैं अपने ही बिजनेस को खत्म करने का रास्ता आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिसमें आपका फायदा है। क्योंकि बैंक का फायदा किसमें है? जब आप महंगे से महंगे इंटरेस्ट पे लोन लो, ज्यादा से ज्यादा, तब बैंक कमाएगा, तब मैं कमाऊंगा, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दैट बैंक। तो मेरा फायदा इसमें है। लेकिन मैंने अपने नुकसान की बात कर दी है। मैंने जो आपको कहा, अगर आपने एक्चुअल में वो कर दिया या सबने वो कर दिया तो मैं तो लॉस में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है उसको उठा के आपने एफडी करा दिया। एफडी में आपको मिल गया 7%, ऊपर से आपने महंगे लोन लेना बंद कर दिए। प्लस बैंक के अपने खर्चे भी तो हैं, इंप्लॉइज हैं, सैलरीज हैं, ब्रांचेज हैं, उसका रेंट है। तो बैंक ने क्या कमाया? तो मैं लॉस में चला गया। लेकिन मुझे पता है ये सब जो मैंने कहा है आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। फिर आप कहोगे कह क्यों रहे हो? अरे ऐसे ही मेरी आदत है सच बोलने की, इसी में तो मजा है। मेरी कैलकुलेशन क्या कह रही है कि इतनी कमाल की वीडियो जिसका नाम इतना कमाल का है कि हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, उस पर भी व्यूज बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं इन कंपैरिजन टू जो इंस्टाग्राम पे जो 2 कौड़ी की रील्स होती हैं, उसके कंपैरिजन में इस पर कोई व्यूज नहीं होने वाले हैं। आप शेयर करोगे फिर भी लोग नहीं देखने वाले हैं। ये अगर शेयर करोगे ना व्हाट्सएप पे जाकर के कि अगर ये शेयर नहीं किया 10 लोगों को तो तुम्हारी मां मर जाएगी, तो वो पूरे इंडिया में फैल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। 10 साल बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2, और आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी उसका कितना गुना हुआ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।